देश के जाने माने नेता, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आज खंडवा में स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला कार्यक्रम में शिरकत करने खंडवा पहुंचे। गौरीकुंज सभागृह पूरा उनके स्वागत में भरा हुआ था। लोगों में खासा उत्साह था उन्हें सुनने के लिए। पूरा जो गौरीकुंज सभागृह था वो खचाखच भरा हुआ था। नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी सीट खाली नहीं थी। इवन उनको सुनने के लिए लोग खड़े भी दिखाई दिए। वह मंच पर पहुंचे और विधि विधान से जो संस्कार रहते हैं, मेहमान का आगमन होता है, वह उनका किया गया और उसके पश्चात कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। उनमें भी संदेश छिपा हुआ था। एक कार्यक्रम युवतियों का रहा और एक युवकों का रहा। उन्होंने देशभक्ति और कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर कार्यक्रम किया, जिसकी सभी ने सराहना की। हालांकि कुछ लोगों को यह समझ में भी नहीं आया, परंतु जबरदस्त तरीके से तालियां बजी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर अपनी बात रखी और बीच बीच में उनकी बात सुनकर कई बार तालियों की गड़गड़ाहट से गौरीकुंज सभागृह गूंज उठा। आइए उन्होंने क्या कहा, उनका पूरा भाषण हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। पहले आपको जनसंख्या के बारे अपनी जो विश्लेषण है वो बताना चाहता हूँ। उसके बाद जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है इसके साथ जोड़कर आपको पूरा एक रूपरेखा प्रस्तुत करने चाहता हूँ। दुनिया में जनसंख्या के दृष्टि से नंबर 2 है और हमसे आगे संख्या में चाइना है। लेकिन चाइना को हम 2025 को चाइना से आगे बढ़ जाएंगे और चाइना को इसमें जनसंख्या में पीछे कर देंगे। तो दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या भारत का रहेगा और इससे सवाल उठता है कि क्या ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझा है या इस जनसंख्या का हम ऐसे योजना बनाएं जिससे वो हमारे देश की लाभ बन सके। इन विषयों के लिए अभी काफ़ी चर्चा होते रही है और इस पर मैं अपने विचार बताने चाहता हूँ। अब यदि हमारे देश में जनसंख्या एक नेगेटिव फैक्टर, एक ऋणात्मक एक सवाल है, तो फिर क्या जितना छोटा है जनसंख्या, जितना कम जनसंख्या है, वही सबसे अच्छा होगा? ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण जो है एक ऋणात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि यही जनसंख्या आपके लिए लाभदायक बन सकती है यदि हम उस जनसंख्या को ठीक प्रकार से शिक्षित करेंगे। हमारे देश में कई चीजों के लिए भविष्य तभी उज्जवल होगी जब हमारी विकास जो है और विकास वृद्धि का दर जो है वो तेजी से बढ़कर हमारे देश में जो गरीबी है उसको मिटा सकती है। और जो आर्थिक विकास है वो सिर्फ ज्यादा पूंजी और ज्यादा श्रम शक्ति के कारण बढ़ती नहीं है। वैसे वास्तव में धीरे धीरे वो उसकी जो योगदान होती है इन दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका कम होते जाता है जितना आप कैपिटल लगा, रिटर्न्स कहते हैं। तो जिन दो देशों ने बड़ी तीव्र गति से विकास की है, उन्होंने इसके अतिरिक्त नवीन यंत्रों को उपयोग किया है। ब्रिटेन हमारी बहुत पीछे थी 200 साल पहले, और क्या हुआ कि उन्होंने फिर वो लोकोमोटिव्स, रेलवेज, उसको वो ढूंढ पाए, उसका नया इन्वेंशंस प्रस्तुत कर पाए, और उस लोकोमोटिव्स के कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुई थी। नहीं तो ब्रिटेन हमारी बहुत पीछे थी। यद्यपि वो यहाँ आ गए थे,
व्यापार करने के लिए पहले, उसके बाद इस देश की कब्जा करने की शुरू की। परंतु आखिर में कब्जा तो 1857 के बाद हुई। उसके पहले जो अंग्रेज थे यहाँ जो थे वो व्यापार करने के लिए आए थे, और राजाओं महाराजाओं के बीच में और नवाबों के बीच में जो लड़ाई थी उसमें उन्होंने हिस्सा ली, एक इस तरफ या दूसरे तरफ। लेकिन इंग्लैंड का जो ब्रिटेन का जो विकास हुआ वो इसीलिए हुआ कि उन्होंने इस्पात का वो ढूंढ पाए, इस्पात की प्रोडक्शन कर पाए, और दूसरा है लोकोमोटिव्स। इसके बाद में अमेरिका आगे आई, जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ढूंढ पाए, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाए, टेलीफोन की जो अनुसंधान है उसने की और टेलीफोन तैयार की। उसके बाद जेट इंजन्स बनाई अमेरिका ने, फिर उसके बाद टेलीप्रिंटर्स बनाई थी, उसके बाद वायरलेस लाई, उसके बाद कंप्यूटर्स लाए। आज जो सबसे नवीनतम जो यंत्र है वो कंप्यूटर्स है। इस कारण से इनके देश में विकास बहुत तेजी से हुई थी। उसमें जनसंख्या ज़्यादा है कम है इसका तो फर्क नहीं पड़ा। अमेरिका में जो है उसकी पोजीशन चाइना, इंडिया, उसके बाद उनकी तीसरा पोजीशन है। लेकिन वहाँ की जनसंख्या में जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो नौजवान हैं, उनको उन्होंने इस प्रकार से शिक्षित की कि वो नए यंत्र ढूंढते आए। हमारे देश में शिक्षा बढ़ रही है, परंतु वो जो दृष्टिकोण है, हम कोई नई समस्या जो समस्या है उसको किस प्रकार से हम ला सकें, किस प्रकार से हमारे देश में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में कई जगहों में पानी की झगड़ा है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में झगड़ा चलते रहती है। वो झगड़ा क्यों है कि वो कावेरी जो नदी है उसका पानी चाहते हैं, परंतु कावेरी नदी में पर्याप्त पानी नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए पहला हमारे जो समुद्र है उसमें से हमें उसकी पानी से नमक निकाल के पीने के पानी उत्पादन कर सकते हैं। क्या ये हो सकता है? हाँ, जरूर होता है। दुनिया में कई जगहों में हो रहा है। पहले देश जिसने इसकी अनुसंधान और शोध करके ढूंढा वो था इजराइल ने उन्होंने ये पानी से उनके पास इजराइल के देश में तो एक भी नदी नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने समुद्र से पानी निकालकर उसकी नमक हटाकर उन्होंने पीने की पानी और खेत के लिए पानी की उन्होंने उत्पादन की। उसके बाद सऊदी अरेबिया जो रेगिस्तान थी उसने भी इजराइल से ये ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद दुबई में सब जगह में आजकल हरियाली देख सकते हैं। उसका कारण था कि ये जो इजराइल का जो नवीनतम जो इन्वेंशन है वो उसका फायदा हमारे देश में भी, अपने देश में 2 जगह में आज समुद्र से पानी निकालकर यानी उत्पादन के लिए, फैक्ट्री के लिए, पीने के लिए किया गया। एक तो है तमिलनाडु की तट के किनारे जो हमारी एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट बनी है, अनुसंधान, उसका नाम है कल्पाकम न्यूक्लियर फैसिलिटी। तमिलनाडु की सरकार ने उनको कहा कि आप तो रिएक्टर लगाएंगे, बहुत अच्छा है, परंतु हम उसके लिए पानी नहीं दे सकते। आपका जो कॉलोनी बनेगी विज्ञानियों का, उसमें हम पानी नहीं दे सकते, तो इसके आप पानी की व्यवस्था कहीं और से करिए। तो उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट जिसको कहते हैं, नमक समुद्र पानी से नमक हटाकर उसका आज तमिलनाडु में एक ही जगह में 24 घंटे नल से पानी निकलती है, जो शुद्ध पानी है वो कल्पाकम के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसमें हो रहा है। ये सारी जगह में हो सकती है। ये जो सारा लड़ाई जो हो रही है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में खत्म हो सकती है। इसी प्रकार से जामनगर में जब रिलायंस ने ये रिफाइनरी बनाने की योजना बनाई, तब जामनगर की जो म्यूनसिपैलिटी है उन्होंने कहा हम आपको पानी नहीं दे सकते हैं, जितना आपकी फैक्ट्री को जरूरत है उसका बिल्कुल 1/10 हिस्सा भी नहीं दे सकते। तो
उस फैक्ट्री में भी, रिलायंस की फैक्ट्री में डिसैलिनेशन प्लांट, माने समुद्र पानी से नमक हटाने वाली प्लांट उन्होंने इजराइल से मंगवाई और वहाँ स्थापित की। और उस उनकी जो ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री है उसमें उसके उत्पादन के लिए तेल, खनिज तेल से पेट्रोल, ये डीजल, ये सब पैदा करने के लिए जो पानी की आवश्यकता है कूलर के लिए, वो पर्याप्त मात्रा में उन्होंने पैदा की। और इतना पैदा, और वहाँ जो कर्मचारी रह रहे थे उनके लिए भी पीने के लिए पानी, और इतना पानी उन्होंने उत्पादन की कि आज वो वही जामनगर म्यूनसिपैलिटी जिसने कहा पानी नहीं दे सकते, उनको पानी आज उनको सप्लाई कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो हमारे देश में दो एक्सपेरिमेंट्स हुए, ये क्यों ना हम सारा देश में कर सके। मैं ये कह रहा हूँ कि जनसंख्या समस्या नहीं हो सकती है जब तक आप उनके लिए यानी ये ऐसी शिक्षा नहीं देंगे जो ऐसे नवीन यंत्रों को और शोध करके, अनुसंधान करके उत्पादन नहीं करने की जो क्षमता नहीं होगी, तब तक जब यदि वो कर सकेंगे, ये इनकी ये क्षमता मिल जाएगी उनकी शिक्षा से। हमारे जो युवा युवती स्कूल और कॉलेजेस से निकलते हैं, वो नौकरी करने की जगह में शोध कार्य में जाते हैं और ऐसे समस्याओं को हल करने के कदम उठाते हैं, तो फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से आज हमारे देश में हमारी तट के किनारे, हमारी तमिलनाडु के तट के किनारे में और केरल के तट के किनारे इतना थोरियम की डिपॉजिट्स हैं जो भविष्य में 20-30 साल के बाद यूरेनियम की जगह में उपयोग किया जाएगा दुनिया में। 60% जो दुनिया के थोरियम है वो भारत में उपलब्ध है। इसका हम उपयोग करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर से हमें बिजली इतना पैदा होगी कि सबको फ्री में दे सकेंगे। जैसे कतार में गैस इतनी पैदा होती है कि गैस फ्री में देते हैं, वैसे ही बिजली भी हम फ्री दे सकेंगे। और रिएक्टर सारा देश में कोने कोने में स्थापित करके इस थोरियम का उपयोग करके कर सकते हैं। ये 20-30 साल के बाद हमारी देश कर सकती है। तो और मैं तो समझता हूँ और पड़ोसी को भी हम बिजली दे सकते हैं। इस प्रकार से इस यंत्र को हम उपयोग करेंगे। हमारे देश आज त्रस्त है इस बात पर कि जब भी अरब देश थोड़ा दामों को बढ़ा देती है खनिज तेल का, तो हमारे देश के बजट में बिगाड़ हो जाती है, हमारे देश के लिए समस्या हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ जाती है। तो आज नया अनुसंधान के अनुसार मोटर गाड़ियों को खनिज तेल या पेट्रोल या डीजल से चलाने की जगह में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, माने हाइड्रोजन की उपयोग करके ऐसे बैटरी पैदा होते हैं कि उसको लगाएंगे तो फिर वहाँ मोटर गाड़ी उस पर चल सकती है। रात को आप उसको चार्ज में डाल दीजिए और सुबह उसको 350 किलोमीटर आप उसको चला सकेंगे। और यदि पेट्रोल पंप की जगह में रिचार्ज की यानी पेट्रोल पंप की जगह में उनको बनाएंगे, तो फिर आप जैसे आज पेट्रोल के और डीजल के आधार पर कोने कोने घूमते हैं, वैसे ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स है उसकी बैटरी से कर सकते हैं। इससे हमारी जो निर्भरता है अरब लोगों के ऊपर, वो निर्भरता समाप्त हो जाएगी और हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये कौन कर सकता है? यही हमारे देश के जो कॉलेजेस से निकलते हैं नौजवान युवा युवती, ये लोग कर सकते हैं। आज हमारे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको जो उपग्रह भेजने में बहुत सफल हुए हैं, अब चंद्रमा को भी जाने के लिए हम दोबारा प्रयास करने वाले हैं। हम तो कहीं ना सफल तो होंगे ही, एक बार फेल होने के बाद, 2 बार फेल होने के बाद हम तीसरी बार कर सकते हैं। सोवियत रूस जब थी, सोवियत रूस वो उपग्रह भेजने के पहले 17 बार फेल हुई थी। तो फेल से हमें मायूस नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि आज वहाँ
उस इसरो में जाएंगे त्रिवेंद्रम में, वहाँ देखेंगे 50% जो वहाँ साइंटिस्ट हैं सब महिला हैं। हमारे देश में तो महिला पुरुष दोनों को उतनी आज़ादी है पढ़ने के लिए। और वैसे हमारी जो संस्कृति है उसमें भी आप देखोगे कि महिलाओं को बड़ी हमारी बहुत सम्मान दी है। महाभारत युद्ध इसीलिए हुआ था कि एक महिला का साड़ी खींचा दुशासन ने, उसके आधार पर महाभारत की युद्ध हो गई थी। सीता को अपहरण करने के कारण राम वहाँ गए और रावण को वध किया, तो इतना सम्मान हुआ। और यदि आप ब्रह्मा ने जो अपनी कैबिनेट बनाई हुई देखेंगे तो सारा जो मुख्य पोर्टफोलियो है उन्होंने महिलाओं को दिया है। एजुकेशन सरस्वती को दिया है, फाइनेंस लक्ष्मी को दिया है, और डिफेंस दुर्गा को दिया है। तो एक ने मुझे पूछा कि पुरुष देवता को कुछ नहीं दिया। मैंने कहा जो सूचना और प्रसारण नारद मुनि को दिया है। और युद्धों में भी यहाँ रानी झांसी, दुनिया में ऐसा आपको नुमाइंदा नहीं मिलेंगे, यानी ऐसा नमूना नहीं दिख पाएंगे कि जहाँ महिला सेना को लीड किया। कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा, इस प्रकार से महिलाओं की थी, ये सब थी। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग इस जनसंख्या के बारे में इतना जल्दी नामोहिश हो जाए कि भाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। उसमें एक दो आयाम हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जिससे हमें बड़ी मुझे तो लगता है कि इसमें इसको ठीक करे बिना हमारे देश की भविष्य ठीक अच्छा नहीं हो सकती है। परंतु मैं पहले कहता हूँ कि संख्या पर चिंता नहीं हो सकती। हमारे देश में जितना जमीन है उसमें प्रति व्यक्ति एकड़ जो है उसको देखेंगे तो हमारी तो ज़्यादा है इंग्लैंड से, बेल्जियम से, यूरोप से। इतना ज़मीन हमारे देश में है। और हमारी देश की ज़मीन जो है वो यानी क्योंकि हमारी मौसम 12 महीने हम खेत कर सकते हैं, करते नहीं हैं। सिर्फ 22% ज़मीन को छोड़कर जिसमें एक से ज़्यादा फसल बोते हैं, बाकी सब जमीन जो भूमि है उसमें हम एक ही फसल, एक ही सीज़न होती है। और ये क्योंकि उनको बारिश पर निर्भर करना होता है। लेकिन हमारे देश में तीन बार फसल बो सकते हैं, यानी इतनी धूप और इतनी पानी है। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। अमेरिका में तो 5 महीने बर्फ गिरती है तो खेत का काम नहीं कर सकते। यूरोप में भी ऐसा ही है। चाइना भी कई हिस्सा जो हैं बड़े पैमाने पर बड़े हिस्सा वहाँ भी हिम गिरती है और इस कारण से वहाँ खेती नहीं कर सकते। पर हमारे देश में 12 महीने कर सकते हैं। इतनी क्षमता हमारे देश में है। और इसीलिए जनसंख्या बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए साधन कम आने वाले, खाने पीने चीज़ कम हो जाएगी। ये सोचना एक ऋणात्मक सोच है। इसीलिए हमें नई तरीके से उसको देखना चाहिए। आज हमारे देश में क्योंकि हमने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने बड़ी प्रयास की नसबंदी करके जनसंख्या को कम करने के लिए या जनसंख्या के वृद्धि को कम करने के लिए, परंतु वो चली नहीं, वो पिट गई उसमें और चुनाव भी हार गई। परंतु मैं ये कहता हूँ कि हमारी देश की जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन के विकास वृद्धि है, वो कम होते जा रही है। पहले हम जब मेरी स्वाधीन हुए थे 1947 में, हमारी जो ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की वो 2.5% थी। अब कम होते होते आज 1.6% है। परंतु सिर्फ हिंदुओं का कम हुआ है। बाकी जो अल्पमत के लोग हैं उसमें क्रिश्चियंस का कम हुआ है, पारसी का कम हुआ है, सिख बुद्धिस्ट इनका हुआ है, परंतु मुस्लिम समुदाय का अभी कम नहीं हुआ है। तो इसके लिए लोग चिंता व्यक्त करते हैं कि मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हमारी देश की जो पुरानी संस्कृति है उसकी पहचान कम हो जाएगी। परंतु मुस्लिम में भी मैंने देखा है कि केरल का मुस्लिम की जो जनसंख्या की वृद्धि है वो उत्तर प्रदेश के हिंदुओं से कम है। तो कारण क्या है
क्योंकि हिंदू जो उत्तर प्रदेश में है उनकी गरीबी ज़्यादा है केरल की मुसलमान की तुलना में। तो मैं ये समझता हूँ जैसा हमारी विकास होते जाएगी वैसे जनसंख्या भी कम होते जाएगी, जनसंख्या की वृद्धि कम होते जाएगी। तो इसीलिए इसको खतरा समझने के बजाय उपाय ढूंढनी चाहिए, और उपाय यही है कि हमारी जनसंख्या की को लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए, जो शिक्षा दे करके लोगों को अपने पांव पर खड़े होने के लिए साथ देने के लिए। हमारे देश में जो युवा युवती हैं वो इतना संकोच करते हैं जोखिम लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए डरते हैं। अमेरिका में जाओगे तो वो रिस्क लेकर ही करते हैं। जो अब बिल गेट्स ने जो शानदार बना दी माइक्रोसॉफ्ट, वो तो रिस्क लेकर किया। सबने कहा उसको कि तुम इसमें कामयाब नहीं हो सकते हो, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर बना दोगे जिससे लैपटॉप बन जाएगी। सबने उसको मायूस करने की कोशिश की, उसको डिस्करेज करने की कोशिश की, परंतु उसने ये रिस्क लिया और रिस्क में वो कामयाब हुए, और इसीलिए वो आज बिलियन खोज में है। IIM अहमदाबाद में जब मैं गया तो मैंने पूछा वहाँ के लोगों से, क्या आप यहाँ से MBA लेने के बाद अपना ओन फैक्ट्री बनाओगे? उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बनाएंगे, हम तो एक बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में नौकरी की खोज करेंगे, क्योंकि उसमें एक सेफ्टी है, एक स्थिरता है। लेकिन आप अपना फैक्ट्री बनाओगे तो फिर उसमें जोखिम है, उसमें संभावना है कि आप फेल हो जाएंगे और फिर आप सड़क पर आ जाएंगे। तो ये जो एक प्रकार से भय है हमारे नौजवानों में और युवा युवतियों में, उसको दूर करनी चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। फेल होने के बाद भी दोबारा खड़े होकर करना चाहिए। कितने लोगों ने फेल होने के बाद दोबारा ट्राई करके, तीसरी बार ट्राई करके वो सफल हुए। टेलीफोन जो बनी, जो ग्रैहम बेल ने बनाई, उसने 4 बार फेल होने के बाद वो सफल हुए। तो इसीलिए ये जो हमारे देश में जो ब्रिटिश काल से ये बाबू कल्चर जिसको कहते हैं कि सब यानी जोखिम से हटकर जहाँ स्थिरता है, जहाँ सिक्योरिटी है, वहाँ उसकी खोज करना, ये हमारे देश की एक बुराई है। उस बुराई को दूर करने के लिए हमें बदलना चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश में हमने देश की विभाजन मज़हब के आधार पर की थी, यानी किसकी उपासना पद्धति क्या है। ये अंग्रेज़ों ने तय किया था कि हम हिंदुस्तान का बंटवारा करेंगे, एक का हिस्सा हम मुस्लिम शासित देश बनाएंगे और दूसरा को हिंदू शासित देश बनाएंगे। तो अंबेडकर ने कहा था उस समय कि जो पॉपुलेशन है उनकी एक्सचेंज हो जानी चाहिए, जो भी हिंदू वहाँ हैं वो यहाँ आ जाएं, जो भी मुसलमान है वहाँ चले जाएं। परंतु हमारे कांग्रेस पार्टी की सारी नेताओं ने, महात्मा गांधी सहित, उन्होंने कहा कि नहीं, जो यहाँ रहने चाहता है मुसलमान वो रह सकता है। और आज उनकी संख्या है 13%, और 13% होने के कारण जब तक हम अपनी जो रूपरेखा, संस्कृति की रूपरेखा को उसको स्पष्ट नहीं करते हैं, तब तक ये समस्या आएगी कि मुसलमान की जो संस्कृति है वो अलग से होगी। मैं नहीं कहता हूँ कि दुनिया सब जगह में मुसलमान जो ऐसे हैं। इंडोनेशिया में जो मुसलमान हैं वो तो हिंदू संस्कृति में है। आपको आश्चर्य होगा कि इंडोनेशिया जहाँ 95% मुस्लिम है, उस देश में उनका जो एयरलाइन है, जो यानी विमान सेवा है, उसका नाम उन्होंने गरुड़ा रखा है, गरुड़ा। और वहाँ आप उनकी जो कैपिटल जकार्ता जाएंगे तो मिडल, वहाँ की जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट सड़क है, वहाँ बीच में एक रथ है जहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति भी है और वो अर्जुना को उपदेश दे रहा है भगवद गीता के बारे। ये वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। उनके नाम आज भी संस्कृत नाम है, और मैंने उनका देखा कि 10,000 रुपया का नोट, उनका जो करेंसी है वो रुपया कहते हैं,
उसमें 10,000 का जो रुपया का नोट है उसमें गणेश का चित्र है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गणेश का चित्र क्यों वहाँ है। तो मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठा था, तो मेरे बगल में, क्योंकि इंडिया आई से स्पेलिंग होती है तो इंडोनेशिया भी आई से होती है, तो बगल में बैठा था। तो मैंने उसको पूछा कि यहाँ पर के देश में आप 10,000 रुपये नोट का यानी गणपति का आपने, गणेश भगवान का जो आपने इमेज रखा है, तो ये किस कारण से? तो उन्होंने कहा कि हम 1997 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी और हमारी जो एक्सचेंज रेट थी रुपया का वो गिरते गई। हमने सब प्रयास की इसको रोकने के लिए, रुका नहीं। और फिर जो बाली जो प्रांत है इंडोनेशिया का, जहाँ हिंदू रहते हैं आज भी, वहाँ के लोग आज भी हिंदू हैं, वहाँ से एक पंडित आकर कहा यदि आप एक 10,000 रुपये का नोट निकालेंगे, उसमें गणेश को डालेंगे तो ये जो गिरावट है रुक जाएगी। तो उसने कहा कि हमने सब कुछ प्रयास करके फेल हो गए, तो हमने कहा कि इसको भी ट्राई करेंगे। तो उन्होंने 10,000 रुपये का नोट निकाला, उसमें गणेश की चित्र रखा और क्या हुआ, वो गिरना बंद हो गया। तो इसीलिए आज भी वो 10,000 रुपये में रखे हैं। तो उनको इस पर यानी कोई संकोच नहीं होती। हमारे देश की जो मुस्लिम हैं उनको हमें किस प्रकार से एक साथ सांस्कृतिक तौर पर एक साथ करनी है, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। क्योंकि हमारी जो डीएनए टेस्ट है, और डीएनए टेस्ट के अनुसार हिंदू का डीएनए और मुस्लिम का डीएनए एक ही है। ये हमारे सारे लोगों का डीएनए एक ही है। ब्राह्मण का भी डीएनए एक है, ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट का भी डीएनए एक ही है, कोई फर्क नहीं है। ये सारे अंग्रेजों ने बकवास आपको सिखाया कि कोई द्राविडियन पहले यहाँ थे, उसके बाद आर्यन आए थे खैबर पास से, और उन्होंने पीट करके इनको दक्षिण में धकेल दिया, और दक्षिण द्राविड है और उत्तर आर्यन है। ये सब बिल्कुल बकवास है, क्योंकि डीएनए के अनुसार हम सब एक हैं। तो इसीलिए हमें मुसलमान भी एक हमारी डीएनए की हैं, तो इसके माने उनका पूर्वज हिंदू है, और ये इंडोनेशिया में मान लेते हैं, परंतु यहाँ वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यदि वो मानेंगे तो फिर हम दोनों एक ही पूर्वज से आए हैं, तो एक समाज बन जाते हैं। परंतु ये जो आज जो प्रक्रिया है कि वो अरब देशों की संस्कृति को वही उसी प्रकार से कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार से बुर्का लगाते हैं, ये सब करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है कि जहाँ न्यायपूर्ण बदल ला सकता है वो लाएंगे। जैसे ट्रिपल तलाक को हमने रद्द कर दी है, अब ट्रिपल तलाक नहीं है। पहले तो किसी को भी शादी करो और फिर SMS भेज दो कि तुम्हें मैंने डिवोर्स कर दिया, और वो सड़क में पहुंच जाती है। तो आज ये हो गया है कि महिलाओं के लिए हमने कहा दोनों बराबर हैं, महिला और पुरुष बराबर हैं, और इसीलिए हमने ये भी कहा। अभी थोड़े दिन में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाने वाले हैं। और क्यों लाने वाले? क्योंकि हमारी संविधान में लिखा है, धारा 44, और सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार कहा होगा इस पिछले 70 साल में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाते हो। आज तक किसी सरकार को हिम्मत नहीं हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि जब मन लग जाएगा नरेंद्र मोदी को तो हो जाएगा 5 मिनट में काम। भैया ट्रिपल तलाक तो कर दिया है। ट्रिपल तलाक हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी राज्यसभा में, फिर भी कर दिया है। और हमारे देश में भड़काने वाले लोग बहुत होते हैं, और जैसे अभी ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें इतनी अफवाहें उड़ाई गई हैं। वास्तव में मैं इस जनसंख्या से सीधा इसका कनेक्शन नहीं है, परंतु एक प्रवृत्ति की बात है, तो इसीलिए मैं थोड़ा इस पर कहना चाहूँगा कि 1947 में जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का,
एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया और बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 टुकड़े बन गए। थोड़े दिन के बाद 4 टुकड़े भी पाकिस्तान का बनने वाला है, बट वो तो भविष्य की बात है। तो ये इन्होंने उस समय जब तय किया था तो हमने कहा कि नहीं, हमारे देश में मुसलमान जो रहने चाहते हैं रह सकते हैं। और वहाँ महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो हुआ बंटवारा, इसको मैं ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान जाऊंगा फरवरी 1948 में, परंतु उसके पहले उनकी हत्या हो गई। लेकिन उनका भी प्रयास था। तो जो हिंदू वहाँ छोड़कर यहाँ आने वाले थे वो वहाँ रुक गए, और रुकने के बाद उनके साथ नरसिंहार होने लग गई, उनकी जमीन, उनके घर सब छीनने लगे वहाँ के मुसलमान लोग। तब जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान की मीटिंग हुई और दोनों ने वचन किया कि हम माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे। परंतु 10 दिन के बाद लियाकत अली खान को गोली से उड़ा दिया था किसी ने, तो उसका वचन सारा उसी के साथ चले गया और हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार होते रहा। हम उस समय 1947 में बंटवारा के बाद पाकिस्तान के 22% पॉपुलेशन थी हिंदू, और आज सिर्फ 1.5% है। इसके माने हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए प्रयास चलते रही है। तो उसमें से जो बचकर आए और भाग के आए कि हम हिंदू हैं इसीलिए हमें रहने नहीं देते, उनको हमारे देश में एक पर्चा दिया गया, परंतु नागरिकता नहीं दी गई। ये 1947 से लगातार लोग आते रहे, बहुत बड़ी संख्या में नहीं आए क्योंकि वहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल था, परंतु आते आए। और हमारी सरकार जब बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तब हमने जांच की और पता लगा कि यदि हम एक तिथि तय करेंगे कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी आए हैं और 5 साल रहे हैं, तो उसकी संख्या कितनी होगी। तो हमने रजिस्टर देखा, रजिस्टर में 25,000 हिंदू थे, इसमें बाकी लोग मर गए थे, इतने दिन हो गए, तो 25,000। फिर 5,000 सिख थे जो ज़्यादातर अफगानिस्तान से आए। फिर 1,000 क्रिश्चियन थे जो पाकिस्तान से आए। फिर 2 बुद्ध के लोग थे, दो ही बुद्ध के लोग थे, वो बांग्लादेश से आए। और 2 पारसी थे जो ईरान से पहले हमारे देश में आकर शरणार्थी बने। वो कराची में चंद लोग रुक गए थे, वो भी आए। और ये कुल मिलाकर 31,313 लोग थे। उनका लिस्ट बनी। अब उसमें कोई मुसलमान था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि धार्मिक आधार पर शोषण होने के कारण जो भाग के आए, वो उसमें कौन मुसलमान पाकिस्तान से धार्मिक शोषण के कारण या नरसिंहरा के कारण वहाँ आएगा? वहाँ तो धर्म ही उनका सरकारी धर्म ही उनका इस्लाम है। तो एक भी मुसलमान नहीं आए, कोई समझ में आती सबको। कई कहते हैं नहीं वहाँ शिया के साथ अन्याय हो रहा है, पर शिया के लोग सब ईरान जाते हैं, अहमदिया के लोग सब बहरीन जाते हैं, यहाँ कोई भी आया नहीं और इसीलिए लिस्ट में नहीं था। तो हमने लिस्ट तैयार किया और हमने कहा कि इनको नागरिकता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब महात्मा गांधी ने 1 महीने की उनकी हत्या होने के पहले उन्होंने उनकी प्रार्थना सभा में कहा था कि ये हमारी वचन है कि जो अब हिंदू और सिख आएंगे पाकिस्तान से, उनको हम नागरिकता देंगे। परंतु जवाहरलाल नेहरू उसको भूल गए, फिर किसी ने सोचा नहीं। फिर आखिर में ये इधर उधर की बयान के बाद 2003 को मनमोहन सिंह उस समय विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में, और हमारा बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने खड़े होकर अडवाणी को कहा, उसका टेप है हमारे पास, क्योंकि 2000 से सारे जो राज्यसभा की या लोकसभा की जो गतिविधियां थी या उसकी जो भाषणें होती थी उसकी सबकी टेप रखी जाती है। तो उस टेप में हमने जो देखा उसमें उन्होंने कहा वह धर्म के आधार पर शोषित हुए थे, छोड़कर आए हैं, यहाँ हमारे देश में है, उनको नागरिकता देना चाहिए।
ये मनमोहन सिंह ने कहा था 2003 में। अब 2019 में क्या कहा कि इनको आप जब तक मुसलमान को नहीं मिलेगा इनको भी नहीं देना चाहिए। अब मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान आने नहीं चाहता तो मैं क्या उनको घसीट के लाऊंगा? तो इसीलिए हमने कहा ये इतने साल ये सारे जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस आए ये कैंप में रहते थे क्योंकि इनको कोई नौकरी नहीं देता था, इनके पास पासपोर्ट नहीं थे तो कौन देगा, पहचान नहीं है। आज तो आधार कार्ड भी नहीं मिल सकती है। तो ये सारा समाप्त करने के लिए एक जो अध्याय थी उस विभाजन की देश को खत्म करने के लिए हमने इनको नागरिकता देने के लिए तय किया। और इसलिए इतना हंगामा हो रहा, किसी ने पढ़ा नहीं। एक ने कहा, कई कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये जो हमारे संविधान में धारा 14 है उसमें है कि सब कानून के सामने बराबर है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इसीलिए आपने इस धारा का उल्लंघन किया। अब उस धारा में ये नहीं कहा है, उस धारा में ये कहते तो फिर मैं आज कह सकता हूँ कि मैं ब्राह्मण होते हुए मुझे भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए क्योंकि शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिल रही है, तो बराबरी में हम दोनों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। कई लोग कोर्ट में भी गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बराबरी माने जो बराबर है उनकी बराबरी, माने इक्वालिटी फॉर द इक्वल, ये अनइक्वल के लिए नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में एक चीफ मिनिस्टर थे अंतुले, उन्होंने ये कहा, उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो उनको पकड़े गए, तो उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी जो तेजी से चल सकती है। जो सेशंस कोर्ट है जहाँ जज बैठते हैं, सेशंस कोर्ट की जगह में जिसमें आस्ते आस्ते जाती है, उन्होंने एक स्पेशल कोर्ट बनाई। तो उन्होंने फिर कोर्ट में केस डाला कि मुझे क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन, बाकी लोगों के लिए सेशंस कोर्ट, मेरे लिए स्पेशल कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तो आते हैं कोई चोरी के लिए, मर्डर के लिए, रिश्तेदारों के बीच में नफरत के कारण, परंतु जो आपने किया, आपने तो समाज को लूटा है और इसीलिए आप उनके साथ बराबर नहीं हैं, और इसीलिए उनके आपके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उल्लंघन नहीं होता है। तो इसी से मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे देश में समस्या ये हो गई कि ये जो हिंदू मुस्लिम में फर्क है, ये फर्क मिट सकती है कि नहीं, ये देखना चाहिए। इसमें पहले तो सबको मानना चाहिए कि उनका पूर्वज हमारे ही पूर्वज है, हिंदू पूर्वज है, क्योंकि डीएनए की है। मुझे एक डिबेट में ओवैसी ने चैलेंज किया, ऐसा कैसे प्रूव करोगे? मैंने कहा कि तुम्हारे शहर जो है हैदराबाद, वहाँ सबसे मशहूर माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, तो मेरे साथ चलो, दोनों का डीएनए टेस्ट होगा, एक ही होगा। मुसलमान जैसे यहाँ हमारे मुसलमान भी, उनको कोई संकोच नहीं होता है ये मानने के लिए उनका पूर्वज हिंदू है, तो फिर ये जनसंख्या में कोई समस्या नहीं होगी। आज मुसलमान हिंदू से गरीब है और इसीलिए उसकी बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी ज़्यादा हैं। 5 शादी करेंगे तो भी, 4 शादी करेंगे तो भी ज़्यादा हो जाता है। तो अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन बराबरी लाने के लिए हम लोगों को प्रयास करनी चाहिए। तो पॉपुलेशन को आप शिक्षित करेंगे तो वो आपके लिए स्वर्ग पैदा कर सकती है। पॉपुलेशन को कम करने की जो बार बार मैं सुनता हूँ वो वैज्ञानिक रूप से निराधार है, उसमें हमें कभी उस भय में नहीं होना चाहिए। हमारे देश में पानी पर्याप्त है, जमीन पर्याप्त है, सब चीज़ पर्याप्त है। हमारे लोग जो हैं इतने होशियार हैं कि अमेरिका में जाकर माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बन जाते हैं, अमेजॉन का चेयरमैन बन जाते हैं, बड़े बड़े पद में चले जाते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में रहकर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम के जगह में इस पॉपुलेशन को किस प्रकार से हम हमारे देश की विकास के लिए अनुकूल कर सकते हैं ताकि भारत की भविष्य उज्जवल हो, ये इस तरीके से सोचना चाहिए। उसके लिए हमारे देश में जो शिक्षा में हमने
सिर्फ 1.5% हमारी जीडीपी शिक्षा के लिए खर्च होती है। बहुत पहले से हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने कहा कि 6% होनी चाहिए। 6% करेंगे तो किसी के लिए रिजर्वेशन की समस्या ही नहीं होगी, सबको एडमिशन मिलेगी। हमारे जो टीचर्स हैं उनको पर्याप्त अच्छे सैलरीज मिलेंगे तो लोग टीचर बनना पसंद करेंगे। हमारी परंपरा थी कि टीचर को हम महान मानते थे, जो ज्ञानी और त्यागी था उसको सबसे ज़्यादा मानते थे। महात्मा गांधी लंगोटी पहन के घूमते थे और सब पीछे उसके जाते थे, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो कहती है कि जो ज्ञानी और त्यागी है वो उसको पूजनीय मानना चाहिए। अमेरिका में मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे क्लासमेट ने कहा ये गांधी को कैसे आप लोगों ने नेता माना, ये तो आधा नंगा घूमता है, हमारे देश में आएगा तो हम जेल में डाल देंगे। ऐसा क्योंकि वहाँ तो सारे नेता टाई सूट बूट सब पहन के आते हैं। वहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं बड़े बड़े सज कर आते हैं, सैटिन गाउन डायमंड ये सब पहन करके आते हैं। हमारे देश में सन्यासी को देखो, सिर्फ एक भगवा कपड़ा, कितना भी पैसा हो फिर भी भगवा कपड़ा। बाबा रामदेव के पास बहुत पैसा है परंतु दिखता तो ऐसा नहीं है, सिर्फ एक भगवा कपड़ा पहन के घूमते हैं। तो यह हमारी परंपरा है। तो इसीलिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमारे देश में ये जो है जनसंख्या उस समस्या सही प्रकार से उपयोग नहीं किया। आज ये जो गरीब है वो 5 बच्चा पैदा करते हैं तो सब जाकर नौकरी करते हैं, कोई माचिस फैक्ट्री में, कोई चूड़ियाँ के फैक्ट्री में, और तनख्वाह जो भी तनख्वाह मिलती है वो तो आज तो कानून के विरुद्ध में है। बच्चों को 14 साल से जो है उनको नौकरी देने, बट वहाँ उसकी क्रियान्वित हम कर सकते हैं, इतनी फैला हुआ है। तो ये छोटे छोटे बच्चों को जो कमाते हैं उससे इनकी गुजारा होती है। तो आज यदि हम उनको समझाएं, तुम बच्चों को शिक्षा दो, शिक्षा देने के बाद वो आपसे ज़्यादा कमाएगा, आपसे 10 गुना ज़्यादा कमाएगा। पर तो हमारे देश में ये समस्या आज है, बेरोजगारी भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो आज पॉपुलेशन को समस्या नहीं माननी चाहिए। पॉपुलेशन को हमारी दूसरी नीतियों में गलती होगी तो पॉपुलेशन आपके लिए बोझ हो सकते हैं, नहीं तो यही पॉपुलेशन आपको ऊपर ऊंचा चढ़ा देगी। हमारी दुनिया में हम सबसे पॉपुलेशन के सबसे ज़्यादा थे 1000 साल पहले, 2000 साल पहले हम दुनिया के सबसे विकसित देश माने जाते थे। तो आज भी वो यही पॉपुलेशन जिसको दबाया गया, जो आक्रमण हुआ हमारे देश में, इस आक्रमण में भी हमारे लोग कोई झुके नहीं, हम लड़ते रहे। कोई राणा प्रताप हो या शिवाजी हो, और दक्षिण में विजयनगरम हो, या पूर्व में अहोम डायनेस्टी हो, या उत्तर में गुरु गोविंद सिंह हो, ये सारे लोग हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लड़ते रहे। इसीलिए आज भी हम 82% हैं, नहीं तो हम पूरा 100% मुसलमान बन जाते हैं। जैसे ईरान में मुसलमान आए और 15 साल में जो वहाँ के जो ज़ोरास्ट्रियंस कहते थे, जो अग्नि पुजारी थे, वो हमारे देश में उनको पारसी कहते हैं, उन जो भाग के आए इस देश में वो यहाँ सुरक्षित हैं और हैं। परंतु ईरान आज 100% मुसलमान है। इराक जो है वो भी 17 साल में 100% मुसलमान हो गई। इजिप्ट जो थी वो फ़ारोज़ की थी, वो भी 21 साल में 100% मुसलमान हो गए। और यूरोप 50 साल में पूरा 100% क्रिश्चियन हो गए। पर हमारे देश में 600 साल मुसलमान ने राज की, 200 साल क्रिश्चियन ने राज की अंग्रेज़ों के ज़रिए, और फिर भी आप 82% है, क्योंकि हम लड़ते रहे। हमारे इतिहास के पुस्तक में ये नहीं है। तो हमें गर्व करना चाहिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो, उसको हम पूरा सही व्यवस्था करेंगे तो वो हमारे देश को फिर उज्जवल बना देगी, फिर विकसित बना देगी। दूसरे देशों में जाकर चमक रहे हैं, हमारे देश में भी फिर चमकने लगेंगे। वो जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड होगी तो फिर आप पॉपुलेशन के बारे में चिंता नहीं करें। देश के भविष्य के लिए हमारी जो पॉपुलेशन है, इसको किस प्रकार से हम ऐसे व्यवस्था करें कि वो अपने पांव पर खड़े होकर जो देश में जो कमी है उसको दूर करने के लिए नए यंत्र पैदा करें, या नई तरीके से
वो काम करें, या अपने पाँव में खड़े होकर छोटा इंडस्ट्री शुरू करके 4-5 और लोगों के लिए नौकरी देते हैं। इस प्रकार से हमारी वित्त नीति भी होनी चाहिए, ताकि जो लोग कर्जा लेने चाहते हैं उनको कम कर्जा, कम ब्याज में मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ों पॉपुलेशन को अपने देश की उत्पादन और देश की विकास में किस प्रकार से अनुकूल करना, वो सोचना चाहिए। लेकिन ये सोचना कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो कहना इसको कम करो, इसको कम करो, आप कम नहीं कर सकते हो। इंदिरा गांधी ने प्रयास की और पिट के वो हार के गई। हमारे देश में इस प्रकार से जबरदस्ती कभी नहीं हो सकती, और ना आप समझा सकते हो। जब लोग समझते हैं कि वहाँ ये गरीब हूँ, मेरे बच्चे जाकर कुछ कमा के लाते हैं, उसको भी ये चीज़ नहीं चाहते हैं। स्कूल में उनको कहाँ, जो गांव में रहते हैं वो कहते हैं 9 किलोमीटर दूर में स्कूल है, कहाँ हम भेजेंगे उनको। इस प्रकार से जो होने के कारण वो ज़्यादा बच्चा पैदा करें। लेकिन धीरे धीरे पिछले 70 साल में दोनों हिंदू और मुसलमान का कम गिरा है, क्योंकि उनकी पॉवर्टी, उसकी गरीबी ज़्यादा है। लेकिन हिंदू जो है वो उनकी जो जैसे विकास होते, उनकी जो रेट ऑफ ग्रोथ कम हुई है। मुस्लिम में कई ऐसे लोग हैं जो इस देश में कहने चाहते हैं कि हम सब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक देश के नुमाइंदे हैं। हम यहाँ हिंदुस्तान में दारुल हरब है, इसको हमें बदल करना है। ऐसे लोग जो आतंकवाद की भाषा बोलते हैं वो हैं, परंतु हमारी राय में मुसलमान को भी साथ लेने की जो प्रयास है, वो इस बार राम मंदिर में हम सफल हुए। हमने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसको मानना चाहिए, और 95% मुसलमानों ने उस सुप्रीम कोर्ट को फैसला मान लिया है और उन्होंने बदल नहीं किया है। हम चाहते हैं वो काशी विश्वनाथ और मथुरा का कितना भी दे दें। मैंने ओवैसी को ही कहा था एक मीटिंग में, एक टेलीविजन इंटरव्यू में, कि 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 3 वापस चाहिए, राम मंदिर, कृष्णा मंदिर और काशी विश्वनाथ। ये तो उन्होंने पूछा ये कौन सी योजना है, मैंने कहा ये कृष्णा का योजना है। तो उन्होंने कहा कैसा कृष्णा का हो गया? मैंने कहा महाभारत में कृष्णा ने जाकर दुर्योधन को कहा काय को लड़ रहे हो, तुम 5 गांव दे दो, हस्तिनापुर रख लो, हस्तिनापुर रख लो, इंद्रप्रस्थ रख लो। और वो दुर्योधन मूर्ख था, उसने कहा कि ये सुई का लोक का जमीन भी मैं दूंगा, और फिर हस्तिनापुर भी गया, इंद्रप्रस्थ भी गया, इसका जान भी गया। तो इसीलिए 3 दे दो, या तो 40,000 जाएगी। मंशा है, ये मंशा को बदलने के लिए किस प्रकार से करें? एक रचनात्मक जो स्वभाव है उसको पैदा करनी चाहिए। इस जो है जो समस्या, इसको हमारे पक्ष में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसके लिए रास्ता है। और इसके लिए आप कभी ये पॉपुलेशन तो कम होते जाएगी जैसे विकास बढ़ते जाएगी, और पॉपुलेशन को सही ट्रेनिंग मिलने के लिए व्यवस्था करने के लिए सरकार करनी चाहिए, उस पर हमें दबाव देना चाहिए। यही मैं कहूँगा कि देश के भविष्य उज्जवल तब होगी, हमारे विकास भविष्य में अच्छी होगी, जब हमारी जो जनसंख्या है उसको हम स्वागत करके उनको ऐसी शिक्षा दें कि वो नवीन यंत्र पैदा करें, नवीन तरीके से बिजनेस करने के लिए रास्ता ढूंढें। छोटा इंडस्ट्रीज तो खुद पैरों में खड़े होकर बैंक से कर्जा लेकर के 5-6 और लोगों को नौकरी दे सकते हैं। इस प्रकार से जो एक नया, यानी कोई किसी की भीख मांगने के लिए नहीं जाएगा, वो अपने आप अपने पांव पर खड़े करेगा। ऐसा व्यवस्था में हमारे देश के लिए जनसंख्या समस्या नहीं हो सकती। धन्यवाद, नमस्कार। अरे चलिए माइक नीचे करो। अरे यार स्वामी जी क्या कर रहा है? हाँ करो, बोलो। स्वामी जी आज आप में आए हैं कि इकोनॉमी को 10,000 के नोट पे गणेश जी छाप करके उन्होंने सुधारा। ये नुस्खा क्या हमारा हिंदुस्तान भी अपनाएगा क्या? क्योंकि हम भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं। क्या हम अगले 10,000 के नोट का इंतजार करें? अब तो ये तो
नरेंद्र मोदी जवाब दे सकता है। मैं तो पक्ष में हूँ। मैं तो कहता हूँ लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए। गणपति विघ्न को हटाने के लिए है, परंतु देश के करेंसी को सुधारने के लिए लक्ष्मी का फोटो करके हो सकता है और किसी को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। स्वामी जी कांग्रेस जो है हमेशा नहीं, मैं नहीं जानता हूँ आ रहा है कि नहीं है, मुझे नहीं लगता आ रहा है। सीए आने के बाद जो है इसका विरोध भी शुरू हुआ, जेएनयू में जो हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? पागल हैं वो सब, कुछ जो अनपढ़ लोग हैं। इसमें कौन सी बात है जो आपत्तिजनक है? जिन लोगों को देना था, जिन आग्रह हुआ है, कांग्रेस की तरफ से ही आग्रह हुआ था, महात्मा गांधी की तरफ से आग्रह हुआ था, मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में आग्रह किया 2003 में, हमने कर दिया। अब वो कहते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मुसलमान के साथ हमने अन्याय किया। क्या अन्याय किया? वो तो आने नहीं चाहता है, तो हम कैसे ज़बरदस्ती उनको ला सकते हैं? स्वामी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून जनसंख्या को अपने हथियार बनाने के लिए एक सलाह दी है। किस तरह से हथियार बना सकते हैं? जो इनको शिक्षित करना चाहिए, उनको नौजवानों और युवा युवतियों को समझाना चाहिए कि वो सिर्फ नौकरी ना ढूंढें, अपने आप पाँव पर खड़े होकर कुछ शुरू करें जिससे 4-5 और लोगों को नौकरी मिल जाए। ऐसा एक मंशा आनी चाहिए। जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। तो ये ऐसी शिक्षा देने से ही हमारे देश में विकास हो सकता है। स्वामी जी, ऐसा नहीं लगता कि आपकी बात है कि अब फैमिली प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है? यदि आपकी बात प्लानिंग अपने आप करेंगे लोग। हमारे देश की जो हिंदू की संख्या कम होती गई है, 2.5% से 1.6 हो गई है। ये किसने किया है? रवि जी, ये तो अपने आप लोगों ने किया है। जब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने से ज़्यादा वो दीर्घकालीन में कमाएंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली पैसा बचाने के लिए कम बच्चे पैदा करेंगे। पहले हमारे देश में 5-5 बच्चे सब पैदा करते थे, अब तो 3-2 ऐसा हो गया है। आपने राम मंदिर के बाद अगले मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, राम मंदिर भी मैंने ही बात की थी। कहाँ सरकार ने काम बात की थी? सारा तो मैंने ही किया कोर्ट में जाकर। मतलब आपके बयान जो है वो दुधारे नहीं होते कि विपक्ष को भी परेशान करते हैं, सरकार को भी? तो अब लोकतंत्र में तो स्पष्ट होनी चाहिए। जो सही बात है सही कहना चाहिए। आपने कहा कि जनसंख्या रोकने की बात करनी चाहिए बीजेपी को कि वो बुरा नहीं मानते हैं कि मैं पार्टी की नीति के खिलाफ भी बोल सकता हूँ। झारखंड गया, दिल्ली की बारी है, दिल्ली में क्या लगता है आपकी बात? मतलब ये बात शाह साहब और मोदी जी को समझ में नहीं आ रही कि अवैज्ञानिक है? जैसे आपने कहा कि काफी अवैज्ञानिक बात है जनसंख्या रोकने की बात करना। हाँ। तो ये बात कहीं ना कहीं शाह जी और मोदी जी को भी समझ में आ जाना चाहिए थी। नहीं, वो कहाँ रोक रहे हैं? वो तो हाँ, हमारी गवर्नमेंट को इस पर योजना बनानी चाहिए। अभी नहीं बनाई। कितना हमने बहुत जितना हम लोगों ने किया, बीजेपी ने किया, किसी और ने नहीं किया। 370 हटा दी, किसी और को हिम्मत था। एक सवाल आपने कहा कि मोदी जी के मन में आ जाएगा तो 5 मिनट में हो जाएगा, क्या होने वाला है? क्या जो मैंने कहा वही है। स्वामी जी, जितनी देश आपकी बात ध्यान से सुनता है, आपकी पार्टी क्यों नहीं सुनती? पार्टी सुनने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो देश समझा दूंगा तो पार्टी ऑटोमेटिकली सुनेगी। अच्छा, सोनिया को बार-बार इटली भेजने की धमकी दी जाती है, क्या किसने दिया? नहीं, आप नहीं, बार-बार दी जाती है, ऐसे लोग कहते हैं, तो क्या वाकई भेज देना चाहिए? चलिए बस सोनिया को तो तिहाड़ जेल भेज कहाँ भेज रहे हैं स्वामी जी? अरे बस